बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और इस वक्त कुर्सी डोल रही है कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में खुली अदावत चल रही है। दिल्ली दरबार में मामला पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली में जो दरबार लगाने वाले हैं वो अभी समय नहीं दे रहे हैं। परसों का समय निश्चित हुआ है जिसमें डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चार लोग तो होंगे ही। इनके अलावा और कोई होगा ये भी पता नहीं है। ये भी खबर अभी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि अभी सोनिया गांधी चूंकि अभी शायद अस्वस्थ है या वो देश में नहीं है, इसीलिए अभी ये मामला टल रहा है। क्योंकि सिद्धरमैया ये कहते हैं कि मुझे आश्वासन था सोनिया गांधी का सीधे सीधे कि मुझे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज वो खुलकर बयान दे रहे हैं, मुझसे वादा किया गया निभाओ, जो वॉक द टॉक, ये शब्द लिखे, वॉक द टॉक, जो कहा था वो अब निभाओ। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको एक दो और बयान में दिखाता हूं, क्योंकि इससे हमें अंदाजा ये लगाना है कि ये जो कांग्रेस के 135 विधायक आए हैं चुनकर के, इनका मूड क्या है। असल में तो यही ताकत है। आज डीके शिव कुमार 50 विधायकों का समर्थन हासिल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी को बदल देगी, मुख्यमंत्री को। लेकिन क्या उनके पास ऐसा समर्थन है? तो मैं आपको 2-3 बयान सुना रहा हूं। मैं सबसे पहले एक राजन्ना साहब हैं, इनका बयान आप सुनिए। ये वैसे खुद को कहते हैं कि मैं सिद्धरमैया का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं ये 5 साल मुख्यमंत्री रहें, लेकिन अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश में, इनकी अगुवाई में चुनाव में जाओ, असेंबली डिसॉल्व करो, जीत के आए तो हम मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री बनने के लायक है, 5 साल बना दो मुख्यमंत्री। ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ. ಈಗ ಏನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ಹಾಟ್ ವಿಷಯ? ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ मेजॉरिटी तगंबरोಣ, ಅವಾಗ ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ मुख्यमंत्री ಆಗಲಿ। अब एक और विधायक हैं, ये सीएम कैंप के सिद्धरमैया के, इनका नाम है जमीर अहमद खान। इन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, 28 तक सिद्धरमैया सीएम रहेंगे। 100% साल होएगा। सर कितने दिनों में होगा? मैं पहले से वही बोल रहा हूँ। अभी वो कुर्सी में सिद्धरमैया साहब मुख्यमंत्री होके बैठे हैं, 28 तक वही रहेंगे। अगर उनको चेंज करना तो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हाई कमांड करना। हाई कमांड जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अरे नहीं, वो अभी वो साझा है। अभी हमारे डीसीएम भी वकील के पैकी में आते हैं। अभी उनके समाज के लोग उनको भी चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने करके। गलत क्या है वो? पर वादा खिलाफी हुई सर, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब खुलकर आने लगे लोग बाहर। इन्होंने भी कहा कि भाई उनके समाज के लोग चाहते हैं कि वो बने। ये बातें कोई नहीं करता था कांग्रेस में अभी तक, अब सब खुल के गए। अब इन्होंने कहा हाई कमांड। प्रॉब्लम ही तो ये है, हाईकमांड तय तो कर ले। और अब ये कंफ्यूजन नहीं है सर मेरे मन में कि हाईकमांड कौन है। आप कल मुझे कह रहे थे ना कि आप बड़े मासूम, आपको पता ही नहीं। लेकिन वो हाईकमांड भी तो पावर में है क्या? गांधी परिवार ने कौन सा इशू रिजॉल्व किया अपनी पार्टी का, मुझे आप बता दें। अभी हमने बड़ी लंबी चर्चा कर ली। एक कंफ्यूजन ये था कि आपको नहीं पता हाईकमान, ये तो दूर हो गया। तो दूसरा कंफ्यूजन ये कि जो हाईकमान है वो खुद कंफ्यूज है। नहीं, ये भाई मैं पूछूं, सवाल बड़ा पॉइंटेड है कि भाई गांधी परिवार ने कौन सा ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस आया जिसको सॉल्व किया? कर वही दिया। तो मैंने बोला कि हिमाचल में सॉल्व किया, एक कंफ्यूजन इस लेवल पे था कि सौरभ जी को पता नहीं था कि हाई कमान कौन है, वो कंफ्यूजन था। अब दूसरा ये है कि हाई कमान जो है वो खुद कंफ्यूज्ड है। नहीं तो अब हाई कमांड में सीधे 3 नाम है। आज विजय जी, सोनिया गांधी नंबर 1, विजय जी, नंबर 2 राहुल गांधी, नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, एक ही हाईकमान है, केवल राहुल गांधी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी नहीं। सोनिया गांधी जी को कहना है तो वो राहुल जी को कह सकते हैं कि हाँ देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन फैसला राहुल जी को करना है। और राहुल ट्रोल होंगे, राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड आदमी बोल दिया है। राहुल जी जो है अगर तय करते हैं, उनको तय करना है कि क्या करना है, शिव कुमार जी के साथ जाना है कि नहीं जाना है। 2 बातें मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं अनुभव से कि एक राजस्थान में बड़ा मामला हुआ था। हरदेव जोशी जी बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर होते थे, मतलब उतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर कम लोग हुए। उनके खिलाफ भी बहुत लड़ाई हुई। शिवचरण माथुर होते थे, दोनों एक ही इलाके के आते, भीलवाड़ा और उदयपुर से। वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और जब शिवचरण माथुर भी तो बाद में मुख्यमंत्री बने ना, हाँ, तो फिर उसके बाद वो सारी पर्ची हुई, ये सब हुआ। और फाइनली कांग्रेस हाईकमान ने हीरालाल देवपुरा को, जो सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर हुए, वो वहां पर बनाए।
उत्तर प्रदेश में देखिए कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्र जी के बीच में जब झगड़ा हुआ तो रामप्रकाश गुप्त बनाए, तो सारे जो बीजेपी वाले लोग थे वो भी फाइलों में देख रहे थे कि रामप्रकाश गुप्त जी हैं कौन। अरे भाई जो जनता 1970 जनता पार्टी सरकार में, नहीं, जनता पार्टी के समय वो बहुत वो कंसेंसस कैंडिडेट की बात है। कंसेंसस कैंडिडेट की बात थी। और दूसरा खाटी का जो आपने कहा ना, खाटी से मुझे याद आया कि खाटी इंदिरा गांधी खाटी थी, उन्होंने पार्टी तोड़ी। यही दिक्कत होती है पढ़े लिखे लोगों के साथ, जरा पीछे चले जाते हैं ना। नहीं, मैं खाटी लोग सब पार्टी में हैं। कल्याण सिंह जी खाटी लोग थे, उन्होंने सही पार्टी बात है, तोड़ी। ठीक है। तो भाई चलिए, मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। खाटी होना कोई गारंटी नहीं है कि आप पार्टी से बाहर निकल। शंकर सिंह वाघेला को आप देखिए सर, बाबूलाल मरांडी को देखिए, बाबूलाल मरांडी को देखिए। मैंने बात कल भी कही थी आपसे कि डीके शिव कुमार ने पार्टी का डेकोरम और मर्यादा बरकरार रखी थी। आज जो कहा है, आज जो कहा, इससे पहले एक शब्द नहीं बोले थे इस विषय पर। बिल्कुल सही। जो दोनों बात आपने विजय जी ने सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी है, उसको मैंने भी सुना ही है। विजय जी तो और अच्छे से जानते हैं तो इसलिए वो बना, मैंने तो दूसरों से सुना है। लेकिन उसमें ये था कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया उनको सिर्फ एक मत मिले थे गुप्त मतदान में। हाँ, वो तो राजस्थान में। तो ये कहा गया कि ये सबसे अच्छा प्रत्याशी। इसमें मैं आपत्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप यहां से फिर नेहरू जी पर पहुंच जाएंगे। हम तो वही बोलने वाले थे। सवाल ये, अच्छा प्रियंक खड़गे की बात आई थी, मुझे ये खबर मिली थी नेहरू जी की बात करना चाहता हूं। सर, राहुल गांधी की प्रियंक खड़गे से भी एक कोई बातचीत या मुलाकात हुई है? उनका स्टेटमेंट भी आया था, कल मैं देख रहा था। नेहरू जी तक गए विजय जी, ये आज ठीक नहीं कर रहे। प्रियंक खड़गे या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो पिता पुत्र की जोड़ी है, क्या आपने भी ऐसा सजेस्ट किया था त्रिपाठी जी ने कि एक्चुअली ये यहां आलाकमान वाला रोल नहीं, यहां पिता वाला रोल ज्यादा प्ले कर रहे हैं? 100%। मैं तो खड़गे साहब देखता भी हूं और मेरी जो बातचीत हुई उससे मैं समझता भी। कोई बातचीत अभी राहुल गांधी और प्रियंक बिल्कुल। खड़गे की भी हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था राहुल गांधी से कि आप ज्यादा जो स्थिति आप प्रियंक से बात कर सकते हैं, तो राहुल गांधी ने प्रियंक को फोन किया था। प्रियंक से उनकी पूरी बात हुई है कर्नाटक की राजनीति को लेके। और खबर यह भी आ रही कि भाई सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर मुझे हटाते हैं तो आप किसी दलित मुख्यमंत्री पे जाइए अगर चुनाव को देखते हुए। तो अब ये वोकलिंगा के सामने एक दलित नेता को खड़े करने की कोशिश हो रही है। तो क्या वो प्रियंक होंगे दलित मुख्यमंत्री कि अगले चुनाव को देखते हुए दलित वोट? जो राहुल गांधी जो लगातार दलितों की बात करते हैं, तो सिद्धारमैया ने अब दलित दाव चलाए। अब देखते हैं क्या राहुल गांधी उस पर बढ़ते हैं। प्रियंका जो खड़गे हैं, उनके पिता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या अपने बेटे को वह मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर देते हैं? अब कांग्रेस के अंदर जो मुझे लगता है कि एक परिवारवाद की लड़ाई शुरू हो गई है, जाति के समीकरण शुरू हो गए। अब देखते हैं कि कहां होता है। अब राहुल गांधी को तय करना है कि वो किसी दलित को बिठाते हैं या वोकलिंगा को। राहुल जी ने परसों की डेट दी है, उनकी डेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए परसों क्या होता है इस पर आगे। हाँ जी, अक्सर ये प्रयास किया जाता है कि जब लड़की दिखाने की बात होती है तो आसपास और लड़कियां न रहें। कई बार होता है कि जो एकदम वैसे ही आई लड़की के साथ दोस्त तो बन जाता है, मतलब इसलिए चाय किसी और के हाथ नहीं बेचते। तो इसलिए आप प्रियंक खड़गे को खारिज मत कीजिए। मैं इसको दूसरी तरीके से देखिए, एक लाइन कि सिद्धारमैया जी इस बात से खुश होंगे डीके शिव कुमार ना बने किसी भी हालत में। और पार्टी हाईकमान को लगता है कि ये जिद तो नहीं मानूंगा। डीके को कोई नहीं चाहेगा, डीके को तो ये भी नहीं चाहेंगे, खड़गे जी भी कोई नहीं चाहेगा। नहीं, राहुल जी भी को लगेगा कि ये थोड़ी की जिद मान करके। चलिए मैं जरा अगली खबर पर बढ़ते हैं, दूसरी कुर्सी की बात कर लेते हैं। बिहार में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी का अगला मिशन है पश्चिम बंगाल। 5 महीने हैं मात्र पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। एसआईआर का काम चल रहा है, इसके बारे में हमने आपको लगातार बताया। अब शुभेंदु अधिकारी जो वहां बीजेपी के नेता हैं और उनका मानना है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को जो है पिछले चुनाव में हरा भी दिया था। तो इनका मानना यह है कि एक बार एसआईआर का काम पूरा हो जाए, घुसपैठिए बाहर बीजेपी इन, मतलब घुसपैठिए ही है ममता बनर्जी की ताकत। उनका सारा का सारा फोकस इस वक्त एसआईआर के ऊपर है। बीजेपी, हमने कल भी बात की थी, इस पर जो है बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन मैं आपको राहुल गांधी की बात चल रही थी ना, तो राहुल गांधी ने कल एक पोस्ट डाला। बिहार में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और उसने यह दावा किया कि मुझ पर यह दबाव था कि उस व्यक्ति के रिश्तेदार ने, साले ने आके बयान दिया कि मुझ पर ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव डाला जा रहा था और इसलिए मैंने उसने आत्महत्या करी। उत्तर प्रदेश का था ये, माफ कीजिएगा। उसको रिपोस्ट किया कांग्रेस ने भी और पूरा तंत्र है, सबने उस बात को बढ़ाया। और राहुल गांधी कह रहे हैं खुलेआम वोट चोरी हो रही है, अब तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 16 लोगों की जान जा चुकी है और लोग अपने बाकायदा एक किस्म से एक बालिया मरने से पहले बयान दे रहे हैं कि भाई ये वजह थी। ये तो अब ये मुद्दा वो बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का दिखाऊंगा, इमरान मसूद का।
उत्तर प्रदेश के विधायक हैं यूं तो ये, इनको अपने राज्य से ज्यादा चिंता हो रही है बंगाल की। और इन्होंने ममता जी से कहा कि ममता जी तय कीजिए क्या करना है, बीजेपी से लड़ना है कि हमसे लड़ना है, और अगर बीजेपी से लड़ना है तो राहुल गांधी को साथ लिए बगैर कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहां पर देखें कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता हो। अब बंगाल में ममता बनर्जी ने रुला दिया था कांग्रेस को पिछली बार प्रोफेसर साहब, और गठबंधन मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ था और विधानसभा में भी नहीं हुआ और था। उसको यूं भी बताइए कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा उनकी पहुंच रही थी वैसे वैसे उनको नमस्ते किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पहले राहुल को स्वीकारो बीजेपी से लड़ने से पहले। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद ये लगने लगा है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उसके समर्थन में आ गया है, लेकिन कांग्रेस एक गलतफहमी पाल करके रह रही है। मुस्लिम वोट वहीं पर जाता है जहां उसे लगता है कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ के साथ सीपीएम और ये कांग्रेस पार्टी दोनों ने गठबंधन किया था। इनको लगता था कि परिणाम बड़ा सुखद होगा और वहां पर वो हार गए चुनाव। और उससे सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि जहां पर इनके चौधरी साहब जो लोकसभा में इनके नेता हुआ करते थे, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना छाती पीटते हुए कहा कि अरे एक बाहर से आदमी, एक क्रिकेटर आया और उसको गुजराती उसको मुसलमानों ने वोट दे दिया, और हम जिनके लिए इतने लड़ते रहे, सीए पर मार खाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, हमको मुसलमानों ने किनारे कर दिया। आप धुबरी में आप जाकर के देखिए, कांग्रेस मुसलमान वहीं पर वोट करता है जहां पर उसे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। गौर कीजिए, इमरान मसूद ने क्या इन्होंने कहा, कोई नेता अगर देश में है जिसको पूरा देश स्वीकार करता है तो वो राहुल गांधी। ये लड़ाई सर विपक्ष के लीडर बनने की लड़ाई है। मैं फिर बता रहा हूं, विपक्ष के लीडर तब बनेंगे आप यदि कल ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत करके आ जाती है, अखिलेश बड़ा मैंडेट लेकर के कल आ जाते हैं, राहुल गांधी को कौन पूछता है? यदि नहीं भी होता है तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ममता बनर्जी किसी भी शर्त पर राहुल गांधी को नेता स्वीकार नहीं करेगी। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने लोकसभा में जरूर स्वीकार कर लिया था, लेकिन ममता बनर्जी किसी भी हालत में राहुल गांधी का के नेतृत्व में बंगाल के चुनाव में का नाम ले दिया तो उनका भी बयान है मेरे पास। अखिलेश यादव, कल हमने आपको उनका बयान दिखाया था जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, तो उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि समय आने पर हमने अपने सारे संकल्प, धार्मिक संकल्प पूरे करेंगे, मतलब हम राम मंदिर जाएंगे। फिर उनका एक और स्टेटमेंट आया, फिर उन्होंने उसमें यह कहा कि जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरी छठी हुई थी। छठी मनाई जाती है बच्चा पैदा होने के बाद। तो वो बताएं उनकी छठी हुई थी कि नहीं हुई थी, वो बीजेपी से पूछ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे हिंदू होने पे क्या शक है भाई, हम तो हिंदू ही हैं। तो ये सवाल ही गलत है कि हमसे जो पूछा जाता है कि आप मुस्लिम परस्त हैं, मतलब सौरभ जी इशारों में इसी बात सुना दूं आपको, सुना क्या रहा सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सरकार वो वाला बयान मैं आपको ढूंढवा रहा हूं अभी। उन्होंने ये जवाब दिया इस बात का कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2027 में इनको जनता ही जो है डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। वो छठी वाली बात में सुनवा रहा हूं अभी आपको, बड़ी मजेदार है वो। जी त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे। नहीं देखिए, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अखिलेश यादव को शायद ऐसा लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी किसी काम आती है। और अभी देखिए फिर से उन्होंने ट्रॉफी की तरह अवधेश जी को अपने बगल बिठाया हुआ है। जहां भी वो बात कर रहे हैं, वो एक पिक्चर के प्रमोशन पर गए थे। अच्छा है, वो पिक्चर का प्रमोशन करना ही चाहिए, लेकिन मूल बात क्या है? क्या आप जनता से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से कर रहे हैं, या आपको भगवा योगी 4 बजे उठता है, क्या करता है, अच्छा पैर पे खड़ा हो पाता है कि नहीं, योग करते हुए लुढ़क जाते हैं क्या आप इस तरह की बात करेंगे? सांड बुलेटिन निकालेंगे, फिर आप मतलब थोड़ा विचित्र सा व्यवहार अखिलेश जी कर रहे हैं। और अखिलेश जी अगर अपने काम पर टिके रहे, जैसे वो कभी कभी बताते हैं अपने काम, तो वो सही बात है भाई, उन्होंने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया वो कमाल का है।
तो जो काम पे वो अगर जाते हैं तो उनकी बात जनता शायद ज्यादा सुनेगी। जब वो इस तरह से तंज करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी पक्ष में और ज्यादा मोबिलाइज करते हैं लोगों को, जब इस तरह का वो तंज कर रहे होते हैं। और पिछले कुछ समय में पूजा पर, कथा पर, ब्राह्मण पर, समाज पर, हिंदू पर, राम मंदिर पर, सब पर तो उन्होंने तंज कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको समझ में आ गया है 2027 के पहले राम मंदिर वो निश्चित तौर पर जाएंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं जाएंगे तो मुश्किल उनके लिए बड़ी होने वाली। भाई देखिए, ये जो मतलब बीजेपी को हटा दीजिए आप, सबकी लड़ाई बीजेपी से है, बाकी सारी पार्टियों की। उसका बड़ा नेता कौन? ममता बनर्जी अपने राइट में बड़ी नेता है। उनकी प्रॉब्लम है कि वो एक क्षेत्र की बंगाल की नेता है। नंबर लोकसभा में उनके पास भी भरपूर आते हैं। अखिलेश यादव के पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि ये हिंदी हार्टलैंड के नेता हैं। इस लिहाज से एक बड़ा वर्ग उनको जानता है, पहचानता है, और उनको लगता है कि मेरी स्वीकार्यता भी है। चुनाव भी ये कई राज्यों में लड़ लेते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, तो ये कोशिश ये करते हैं। सिर्फ एक लाइन, प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं ना, ममता जी 2 बार और जीत जाएं, वैसे तो ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी जिस कांग्रेस के नेता, वो पैन इंडिया पार्टी है सर, कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश जी बगल के बिहार में शून्य हो जाते हैं। तो राहुल बनाम अखिलेश, राहुल बनाम ममता करना बंद कर दें। कांग्रेस का ही नेता कोई विपक्ष का नेता होगा, इसके अलावा कोई नेता नहीं हो सकता। राहुल बनाम ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की बड़ी नेता हूं, अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हूं यदि विपक्षी पार्टियों की करें बात। लेकिन पैन इंडिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप भी हो सकती है, इसमें कुछ। मान लीजिए 80 सीटें, उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और अखिलेश जी 80 की 80 सीट जीत जाए। कांग्रेस के पास तो आज भी 99 सीट्स हैं, अखिलेश जी 80 से तो ज्यादा नहीं सीट जीत सकते ना। ममता जी कितनी सीट जीत सकती है? तो वो तो एक रीजनल पार्टी के लेवल पर वो लड़ाई, वो राहुल को वहां एंटर नहीं होने देना चाहती क्योंकि बड़ी है। लेकिन विपक्ष की कुछ भी कर ले, कोशिश करके भी उनको उसको स्विकार करना ही पड़ेगा। आज तो ममता जी ने एक ऐसी बात कह दी सर, ममता जी ने ऐसी बात कह दी, मुझे लगा कि उन्होंने शायद चेक नहीं किया अपने समर्थकों से। राज्यसभा के बुलेटिन में कुछ हुआ है कि आप ये शब्द नहीं बोलेंगे, तो उसमें शायद वंदे मातरम, हेलो है, ये सब भी है। तो उन्होंने बोला कि वंदे मातरम कैसे नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम तो आप वंदे मातरम आप जो है, इस पर क्या विवाद होता है दुनिया जानती है। अच्छा, बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। किस लिए बनाया होगा? हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे हमें सत्तारूढ़ होना है, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए। दीक्षा शर्मा पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, आप इसको पब्लिकली भी अपने अकाउंट में देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के लिए बहुत भद्दी बातें लिखी गई हैं, यह सब भी आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार भावना जोशी वेस्ट एशिया से जब बिहार में हार लगी दिखने, बीजेपी वोट चोरी पे उतर आई। इस बार बिहार वासियों ने उनके वोट का अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है। नाम भी भावना नहीं होगा, शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश, ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है, ये बहुत कुछ लिखती है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है।
ये मैं खबर आपको बता देता हूं क्या है। संबित पात्रा जी बीजेपी के सांसद ये बता रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में जो सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर जिन हैंडल से पोस्ट होता है, जिन नाम से पोस्ट होता है, वो सब फर्जी हैं। नाम हिंदू या भारतीय होगा और वो कोई पाकिस्तान में बैठा होगा, कोई तुर्की में बैठा होगा, कोई अफगानिस्तान में बैठा होगा। ये वो बता रहे हैं कि ये सब विदेश से संचालित सोशल मीडिया कैंपेन बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में चलाया जा रहा था। कल ही हमने आपको खबर दी थी, एक्स ने एक फीचर डाल दिया है कि अब आप किसी भी हैंडल का पूरा इतिहास जान सकते हैं। इसका नाम कब बदला गया, कितनी बार बदला गया, ये कहां से बेस्ड है, ये सारी बातें। तो उसके बाद आज ये जो है खुलासा कर रहे हैं जी। देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव के समय भी था और जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस की ट्रोल आर्मी जो है वो काम करती है, उससे बहुत साफ लगता था कि देयर इज ए कैलिब्रेटेड कैंपेन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और एक प्रकार और ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि वोट चोरी का कैंपेन भी ऐसे ही चला। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो वो जिंजी का जो मूवमेंट था वो कैसे चला था, ऐसे ही तो चला था। पूरा आप सत्ता तंत्र के साथ साथ संवैधानिक तंत्र के खिलाफ आप जनता में इतना रोष व्यक्त कर दिए, वो नैरेटिव विमर्श को इतना खड़ा कर दिए कि वाकई इसमें सच्चाई है। कैसे संभव हो पाएगा? यदि इस प्रकार के ओपिनियन रोज सोशल मीडिया पर आते रहेंगे और उसका आप मैपिंग करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि अरे ये तो 90%, 95% लोग एक ही ठीक है सर, बात चलिए कर रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस क्या देती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा।